हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कंचन बहुत ही खड़ूस सास थी। वो अपनी बहू को घर में ही रखती थी। कहीं बाहर जाने के लिए भी उन्हें अपनी सास की इजाजत लेनी पड़ती थी। कंचन की 5 बहुएं थी और वो अपनी 5 बहुओं को अपनी उंगली पर नचाती थी। ऐसे ही एक दिन कंचन सोफे पर आराम से बैठकर टीवी देख रही होती है और वही कंचन के पास उसकी 5 बहुएं आनंदी बड़ी बहू, प्रतीक्षा दूसरी बहू, नंदिनी तीसरी बहू, संवेदना चौथी बहू और 5वीं बहू अनु। 5 बहुएं कुछ न कुछ काम कर रही होती हैं। तभी कंचन की तीसरी बहू नंदिनी बोलती है, माँ जी, सारा काम तो हो गया है, अब तो कोई त्योहार भी नहीं आ रहा है, तो मैं बोल रही थी कि क्या कर रही है? अरे साफ साफ बोलना, क्या बोलना है तुझे? बात क्यों घुमा रही है? माँ जी, वो बहुत समय हो गया है, मैं अपने मायके नहीं गई हूँ और माँ भी कुछ दिन से मुझे घर ही बुला रही है, तो कुछ दिन के लिए मैं अपने मायके हो आऊँ। मेरे घर से भी कई बार फोन आ चुका है कि मैं कब आऊंगी। अगर आप कहो तो मैं मायके से हो आऊं। माँ, मेरे तो भाई की शादी है, कुछ दिनों में मेरा वहाँ होना ज्यादा जरूरी है ना। अच्छा, मतलब तुम तीनों को मायके जाना है अपने, और तुम दोनों को भी कहीं जाना है क्या? पापा जी की थोड़ी तबीयत खराब है, उनसे मिलना भी हो जाएगा और मायके भी घूम आऊंगी। क्यों, सही बोल रही हूँ ना मैं? माँ जी, मैं अपनी शादी के बाद से अभी तक एक बार भी मायके नहीं गई हूँ। मेरा तो अपने मायके जाना बनता ही है, इसलिए लगे हाथ मैं अभी मायके चली ही जाऊंगी ना। माँ जी, लेकिन आप परेशान मत होना, हम सब जल्दी ही आ जाएंगे, आपको हमें बुलाने की जरूरत नहीं होगी, कुछ समय की ही तो बात है, मान जाओ ना माँ जी, जाने दो ना हमें हमारे मायके। हाँ, क्यों नहीं, तुम 5 अपने मायके चले जाओ और मैं बूढ़ी सास घर का सारा काम करूँ, है ना? नहीं माँ जी, हम ये कहाँ बोल रहे हैं? बोल नहीं रहे हो कुछ, लेकिन मैं सब अच्छे से समझती हूँ। तुम 5 अपने मायके घूमने जाना चाहती हो, लेकिन ये सब भूल जाओ, तुम कहीं नहीं जा रही हो, जाओ अपना अपना काम करो। कंचन अपनी किसी भी बहू की बात नहीं मानती है और उन्हें काम करने के लिए भेज देती है। लेकिन कंचन की बहू लगातार कोशिश करती है कि किसी तरह वो अपनी सास को मना ले, लेकिन कंचन टस से मस नहीं हुई। वो अपनी किसी बहू को उसके मायके भेजने के लिए मानती ही नहीं है। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है, लेकिन जब कंचन के मानने की सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, तो सारी बहुएं एक साथ होती हैं और संवेदना बोलती है, माँ जी का ना बहुत हो गया है, खुद का तो जब मन हो कहीं भी घूम आती हैं, लेकिन हमें आस पड़ोस में जाने के लिए भी माँ जी से 4 बार पूछना पड़ता है। हाँ, तुम सही कह रही हो, ऐसा चलता रहा तो हम कभी अपने मायके ही नहीं जा पाएंगे। हमें कुछ तो ऐसा ही करना पड़ेगा जिससे माँ जी हमें मायके भेजने के लिए मान जाए। लेकिन ऐसे प्लान बनाने से कुछ नहीं होगा, कुछ करोगे तभी माँ जी मानेंगी, वरना तो मायके का रास्ता भूल ही जाओ। वैसे माँ जी इतनी आसानी से तो मानने से रही। हाँ, प्रतीक्षा सही बोल रही है, माँ जी को मनाना पहाड़ को हिलाने जैसा है। इतने दिनों से माँ जी को मना ही तो रहे हैं, लेकिन माँ जी पर किसी की भी बातों का कोई असर ही नहीं होता है। अब कैसे कुछ होगा? अब तक कोई असर नहीं हुआ, इसका मतलब ये थोड़ी ना है आगे भी असर नहीं होगा। जिस तरह से हमारी बातें चल रही है ना, मुझे तो यही लग रहा है कि कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि बातें तो सभी कर लेते हैं, लेकिन माँ जी को मनाने का रास्ता कोई नहीं बता रहा है। जैसे माँ जी चाहती हैं वो हम करते हैं, ना ही आपस में कोई लड़ाई झगड़ा, ना ही माँ जी की बातों का निरादर करना। इसी वजह से माँ जी हमें कहीं जाने नहीं देती, लेकिन हम अब सब उल्टा करेंगे तो माँ जी खुद ही अपनी बहुओं को मायके वापसी कर देंगी। हाँ, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना, माँ जी अपनी 5 बहुओं की हमेशा के लिए मायके वापसी कर दे, तब क्या होगा? नहीं बाबा नहीं, ये तो बहुत ही खतरनाक प्लान है, मुझे नहीं बनाओ इसमें कोई भागीदार। अरे हम हर बार कोई ना कोई गड़बड़ करने के बाद एक ही बात का रट्टा लगाने लग जाएंगे ना। थोड़े दिन मायके हो आते हैं, अच्छा होता। मैं बोल रही हूँ, पक्का माँ जी को मनाना ही पड़ेगा। वैसे थोड़ा अजीब प्लान है, लेकिन काम जरूर करेगा। जिसे भी अपने मायके जाना है उसे तो इस प्लान का हिस्सा बनना ही होगा। अब सोच लो क्या करना है। मायके जाना है। 5 बहुएं अब साथ ही तिगड़म लगा रही थी कि जिसे उन्हें मायके वापसी करवा दे। ऐसे ही प्रतीक्षा रसोई से खाना ले जाकर अपनी सास को देती है, जिसमें नमक कुछ ज्यादा ही होता है। जैसे ही कंचन नमक वाला खाना खाती है तो मुंह बनाते हुए प्रतीक्षा से बोलती है, बहू, ये क्या खाना बनाया है? नमक ही भरा पड़ा है। अपने आप से फुर्सत मिल जाए तो थोड़ा खाने पर भी ध्यान दे दिया करो, हमेशा का ही है, कुछ भी बकवास खाना बना देती है। माँ जी माफ कीजिएगा, वो क्या है ना, हमें मायके की याद आ रही थी तो ध्यान ही नहीं दिया।
मायके को याद करना बंद कर और घर पर ध्यान दे थोड़ा। माँ जी आप बोल तो सही रही हो, लेकिन क्या करे, मायका है ना, बार बार ध्यान में आ ही जाता है। प्रतीक्षा इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। कंचन ने अभी प्रतीक्षा को डांट लगाई ही होती है कि वो अपने कमरे में जाती है तो वहाँ नंदिनी अलमारी के तय किए हुए कपड़ों को बिखेर रही थी। पूरा कमरा भी बिखरा पड़ा था। ये देखकर कंचन नंदिनी से बोलती है, बहू, ये क्या चिड़ियाघर बना रखा है? मेरा कमरा साफ ही था तो तू क्या कर रही है? माँ जी क्या करूँ, घर का सारा काम तो हो गया, बार बार माँ का कॉल आ रहा था तो मैं अब ये बोल नहीं सकती थी कि मैं मायके आ रही हूँ, इसीलिए बिजी होने का दिखावा कर रही थी खुद से। अच्छा, तो बिजी होने से क्या हो जाएगा? माँ जी ज्यादा तो कुछ नहीं होगा, बस माँ का कॉल ही नहीं उठाऊंगी। अब आपने मना किया है तो मायके जा नहीं सकती हूँ ना। वैसे तो बहुत मन है मेरा जाने का, लेकिन क्या ही करूँ मैं। नंदिनी भी बस इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। नंदिनी के जाते ही संवेदना अपना फोन लेकर भागते हुए आती है और अपनी सास से बोलती है, माँ जी ये लो, मेरी माँ का फोन है, मुझे मायके बुला रही है, आप बात करो। मैं क्या बात करूं? तेरी माँ है तो तू खुद ही बात करना। माँ जी मुझसे तो मना नहीं किया जाएगा ना, माँ को वो बार बार मुझे मायके जो बुला रही है, लेकिन अब मना कैसे करूँ? इसलिए आप ही कुछ बोल दो कि मैं यहाँ नहीं हूँ, यहाँ कोई काम है। संवेदना की बात सुनकर कंचन फोन कट कर देती है और उसे कमरे से बाहर भेज देती है। अब कंचन परेशान हो रही थी अपनी बहुओं से कि वो बार बार अपने मायके ना जाने के लिए बोले जा रहे थे। कंचन अभी तक इन तीनों के बारे में सोच ही रही थी कि इतने में कंचन की बाकी की दो बहुएं अनु और आनंदी आती हैं और आनंदी बोलती है, माँ जी ये देख लो अन्नू को, मैं कब से बोल रही हूँ मेरे पापा जी की तबीयत खराब है तो मैं नहीं जा पाऊंगी, ये बात बोल दे, तू लेके सुन ही नहीं रही है ये। माँ जी आप तो जानती हो ना, मुझसे झूठ नहीं बोला जाता है। एक काम करो माँ जी, आप ही चली जाओ आनंदी दीदी के मायके, आप मिलाओ ना। हाँ माँ जी ये सही रहेगा, आप चली जाओगी मेरे पापा जी के घर तो उन्हें भी अच्छा ही लगेगा और मुझे भी पापा जी की खबर मिल जाएगी, है ना। आनंदी और अनु की बात सुनकर कंचन समझ जाती है कि ये सब उसकी बहुएं जानबूझकर कर रही हैं ताकि वो अपनी पांचों बहुओं की उनकी मायके वापसी कर ही दे। और वो अपनी बाकी की तीन बहुओं को बुलाती है और बोलती है, तुम पांचों जो ये सब कर रही हो ना, मुझे सब समझ आ गया है। ये बस इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम सब मायके जाना चाहती हो। नहीं तो माँ जी। अच्छा, मुझे जो ये तुम पांचों कोई ना कोई बहाना बना रही हो जिसे मुझे समझ आए कि अपनी पांचों बहुओं को मायके वापसी होनी चाहिए ना। हाँ माँ जी। अरे तो डर क्यों रही हो तुम पांचों? मैं तुम पांचों को अपने पास ही रखना चाहती थी, इसलिए कहीं नहीं जाने देती थी। लेकिन अब मैं अपनी पांचों बहुओं को मायके वापसी करने के लिए राजी हूँ, लेकिन ज्यादा दिनों के लिए नहीं। कंचन अपनी पांचों बहुओं की मायके वापसी के लिए मान जाती है और अगले ही दिन अपनी पांचों बहुओं की मायके वापसी करवा देती है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ शादी हो या जन्मदिन या कोई भी खास अवसर, यहाँ के लोग हर खुशी की शुरुआत मीठे से करते हैं। दिल्ली के करोल बाग में रहने वाली प्रतिभा मीठी चीजें खाने की बेहद शौकीन थी और उसे सबसे ज्यादा पसंद था मुरब्बा। जहाँ सभी त्योहारों में वो मुरब्बे से मुंह मीठा करती थी, तो वहीं दिवाली पर भी वो मुरब्बा खाकर ही अपना पूरा पेट भर लेती थी। ऐसे ही आज भी वो अपनी माँ मोहिनी के साथ बाजार जाती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ वो देखो मेरे फेवरेट टेस्टी मुरब्बे, माँ जल्दी से खरीद दो ना प्लीज, मुझे खाना है, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। प्रतिभा अभी घर पर एक डब्बा मुरब्बा है, वो तो खत्म कर ले पहले। माँ वो अदरक वाले मुरब्बे हमने आपके लिए खरीदे थे, मैंने मेरे हिस्से का खत्म कर लिया, बाकी आपके बचे हैं। अभी मुझे ये आम वाला मुरब्बा खाना है, जल्दी चलो। ये लड़की कभी मेरी बात नहीं सुनती, बस अपनी ही जिद करती रहती है। त्योहारों पर भी मुरब्बे से पेट भर लेती है और बाजार में भी मुरब्बे खाने हैं इसे। आ जाओ, ताजा खट्टा मीठा मुरब्बा ले लो। आ जाओ भाइयों बहनों, मुरब्बा खाओ और सेहत बनाओ। ये करे गैस की समस्या को दूर, आँखों की रोशनी बढ़ाए। मुरब्बा खाओ, बीमारी को दूर भगाओ। मुरब्बे वाले की आवाज सुनकर प्रतिभा अपनी माँ का हाथ खींचते हुए मुरब्बे वाले के पास आकर खड़ी हो जाती है और बोलती है, ओ भाई साहब कैसे दिए ये खट्टे मीठे मुरब्बे? कौन सा बिटिया?
ये आम के मुरब्बे कैसे दिए? ये आम का मुरब्बा 250 रुपए किलो, ये आंवला का 200 रुपए किलो और ये गाजर का मुरब्बा 150 रुपए किलो और सबसे महंगा ये पपीता का मुरब्बा 450 रुपए किलो। मुझे तो ये चारों खाने हैं, पर माँ उतने पैसे देगी नहीं। अब क्या करूँ? माँ, मुझे ये चारों मुरब्बे खाने हैं, आप पैसे दे दो। अरे तेरा पेट है या कोई कमरा? इतना मीठा खाकर कहाँ रखेगी? मैं चारों मुरब्बे नहीं खरीदूंगी, इतने पैसे लेकर नहीं आई मैं, इसलिए चुपचाप कोई एक मुरब्बा खरीद और घर चल। माँ, मेरी सारी फ्रेंड्स की माँ उनके खाने पीने का कितना ख्याल रखती हैं, और एक आप हो जो हमेशा मेरे खाने पीने पर टोक लगाती रहती हो। तू भी कौन सा अपनी सहेलियों की तरह है, हर वक्त मुरब्बे खाने का ही भूत सवार रहता है तुझ पे। दोनों के बीच हो रही बहस को देखकर मुरब्बे वाला अपना सर खुजाते हुए बोलता है। अरे शांत हो जाओ आप दोनों, एक मुरब्बा खरीदे के पीछे इतना महाभारत हम अपना जीवन में पहली बार देखते हैं। बिटिया तो का जौन सा मुरब्बा चाहे ले लो, बाद में आकर पैसा दे देना, हम रोज यही बाजार में रहते हैं। थैंक यू। अब आप जल्दी से इन चारों में से आधा आधा किलो मुरब्बा पैक कर दीजिए, और चारों में से मुझे टेस्ट करने के लिए अलग से देना। हाँ काहे नहीं बिटिया, ये लियो खाकर देखो, हमारे हाथ के मुरब्बे पूरे बाजार में फेमस है। मुरब्बे की शौकीन प्रतिभा जल्दी से मुरब्बे लेकर अपनी माँ के साथ घर की तरफ निकल पड़ती है और रास्ते में वो चारों पैकेट्स में से मुरब्बे निकालकर खाती हुई घर आती है और अपने कमरे में बैठकर बचे हुए मुरब्बे का भरपूर आनंद लेती है और खुद से बोलती है, काश कि मेरी हर सुबह की शुरुआत इस मुरब्बे से होती। मुरब्बे का खट्टा मीठा टेस्ट हर बार मुझे अपना दीवाना बना लेता है। सबसे ज्यादा टेस्टी तो ये आम और आंवले का मुरब्बा है, और ये पपीते का मुरब्बा भी लाजवाब है। प्रतिभा कुछ ही देर में सारे मुरब्बे फटाफट से चट करते हुए एक लंबी डकार लेती है, जिसके बाद उसकी माँ मोहिनी उसे बोलती है, आज भी सारे मुरब्बे अकेले ठूस गई, झूठे मुंह भी नहीं पूछा कि माँ आप भी खा लो, इसके बड़े से पेट से बचे तब तो किसी को देगी ना। वक्त गुजरता है और एक दिन प्रतिभा के लिए अक्षत नाम के लड़के का रिश्ता उसकी माँ विमला के साथ उसके घर आता है। दोनों एक दूसरे को पहली ही नजर में पसंद कर लेते हैं, जिसके बाद दोनों की शादी हो जाती है और प्रतिभा दिल्ली से अपने ससुराल आगरा आ जाती है और अपनी सारी जिम्मेदारियों को भी खूब निभाती है। ऐसे ही एक दिन जब वो अपने बालों में कंघी कर रही होती है, तभी उसकी सास विमला बोलती है, अरे बहू, तेरे बाल तो काफी घने और लंबे हैं, कौन सा शैम्पू लगाती है, मुझे भी बता दे। माँ जी, ये मेरे शैम्पू का नहीं बल्कि मेरे मुरब्बे का कमाल है, उसी के कारण मेरे बाल इतने घने लंबे और मजबूत हैं। अच्छा बहू, मुरब्बे तो मैंने भी बहुत खाए हैं, पर बालों पर तो कोई असर नहीं हुआ। दिल्ली में ऐसे कौन से मुरब्बे खाती थी तू? माँ जी, मेरे इन बालों का राज आंवले के मुरब्बे हैं। ओ अच्छा, तभी मैं सोचूं, मुझे लगा तू आगरे के मुरब्बे की बात कर रही है। पर माँ जी, वो मुरब्बे थोड़ी होते हैं, उसे तो पेठा कहते हैं ना, जो आगरे में काफी फेमस है। नहीं बहू, हमारे आगरे में भी उसे कहीं कहीं मुरब्बे के नाम से जाना जाता है। खैर वो छोड़, बहू तुम मुझे भी अपने हाथ का आंवले का मुरब्बा खिलाएगी? हाँ बिल्कुल माँ जी, आप बाजार से आंवले ले आइए, ठीक है? विमला बिना वक्त गवाए बाजार जाकर ताजे आंवले खरीद कर लाती है और प्रतिभा उन आंवलों को धोकर गैस पर उबलने के लिए छोड़ देती है और खुद को बोलती है, इसे बॉईल होने में कम से कम आधा घंटा लगेगा, तब तक मैं चाशनी बना लेती हूँ। प्रतिभा जल्दी से चाशनी रेडी करके उबलते हुए आंवलों को सुखाकर पकती हुई चाशनी में पकाने लगती है और उसमें हल्का सा काला नमक डाल देती है। थोड़ी ही देर में मुरब्बे एकदम पककर रेडी हो जाते हैं, जिसके बाद प्रतिभा टेस्ट के लिए उसमें इलायची पाउडर और काली मिर्च का पाउडर डालकर उसे छोड़ देती है और विमला बोलती है, बन गया मुरब्बा, अब जल्दी से चखा दे। माँ जी अभी नहीं, मुरब्बे बन तो गए हैं, लेकिन अगर आप इसे अभी टेस्ट करेंगी तो कुछ खास स्वाद नहीं आएगा। आपको दुकान वाले के बनाए मुरब्बे जैसा स्वाद चाहिए तो आपको 6 से 8 घंटे का इंतजार करना होगा। मुझे तो अभी खाना है। विमला बिना सब्र किए मुरब्बे खाने लगती है और वो उसे बेहद टेस्टी लगते हैं, जिसके बाद विमला अपनी बहू की तारीफ करते हुए बोलती है, वाह बहू, तेरे हाथों में तो जादू है, तू हलवाई क्यों नहीं बन जाती? सैकड़ों लोगों की भीड़ लग जाएगी तेरे मुरब्बे को खरीदने के लिए। इस तरह वक्त बीतता है और मुरब्बे खरीद कर खाने वाली प्रतिभा अब अपने हाथों से मुरब्बे बनाने लगती है।
उसकी इस प्रतिभा को देखकर उसकी सास उसकी वाहवाही के पुल बांध देती है। वक्त गुजरता है और प्रतिभा रोज उन मुरब्बों को खाया करती। एक दिन उसका पति अक्षत बाजार से घर आते समय फल और सब्जियां लेकर आता है और बोलता है, प्रतिभा जरा मेरे लिए जल्दी से नींबू पानी बना दो प्लीज। क्या हुआ? आप अपना पेट पकड़कर क्यों खड़े हुए हैं? बोलिए। अरे मेरे पेट में दर्द हो रहा है, लगता है एसिडिटी हो गई है। प्लीज मेरा खाना मत बनाना, भूख नहीं है मुझे। अरे पर आप सुबह भी तो नाश्ता किए बिना ही चले गए थे, शाम को भी नहीं खाएंगे तो कमजोरी हो जाएगी। अरे भाषण मत दो, जो कहा है वो करो प्लीज। इतना बोलकर अक्षत कमरे में चला जाता है और प्रतिभा बोलती है, हर कुछ दिन में इनके पेट में दर्द होता ही रहता है, दवाइयों का भी असर नहीं होता, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। प्रतिभा ये सोच ही रही होती है कि तभी सब्जियों में उसे कच्ची कैरी, पपीते और नींबू नजर आते हैं, जिसे वो जल्दी से अपने हाथों में लेकर बोलती है, अब अक्षत के पेट की समस्या कैसे दूर करनी है वो मैं अच्छे से जानती हूँ। इतना बोलकर प्रतिभा जल्दी से कैरी, नींबू और पपीते को धोकर काफी मेहनत करके उनका मुरब्बा रेडी करती है और अगले दिन वो अपने पति अक्षत से बोलती है, अक्षत, इसमें से जो मुरब्बा तुम्हें ज्यादा पसंद आए उसे खा लो। मैं यहाँ परेशान हूँ और तुम्हें मुरब्बे खिलाने की सोच रही है। ये कोई खास ओकेजन नहीं है जो तुम मीठा खिला रही हो। ये सिर्फ मुरब्बे नहीं बल्कि तुम्हारी पेट की समस्या का इलाज है। मेरे लिए बस इसे 1 हफ्ते खाकर देखो। अरे खा ले बेटा, देख मेरे बाल भी बहू के आंवले के मुरब्बे के कारण एकदम सही हो गए हैं। मुझे बहू पर भरोसा है, जब वो कह रही है तो एक बार ट्राई करने में क्या जा रहा है। ठीक है माँ, तुम कहती हो तो ये भी करके देख लेता हूँ। इस तरह अक्षत लगातार रोज उन मुरब्बों को खाने लगता है, जिसके बाद उसके पेट का कब्ज, गैस, भूख ना लगने की समस्या और वीक इम्यून सिस्टम एकदम ठीक हो जाता है और अक्षत बोलता है, थैंक यू सो मच प्रतिभा, तुम्हारे हाथ के बने इन मुरब्बों के कारण मैं एकदम फिट हो गया और मेरे स्टमक की प्रॉब्लम भी गायब हो गई। अरे इसमें मेरे हाथों का कोई कमाल नहीं, कमाल तो इन मुरब्बों का है। वो कैसे? क्योंकि इन सभी मुरब्बों का अलग ही फायदा है, क्योंकि आंवले के मुरब्बे खाने से बाल मजबूत और घने होते हैं और ये मुरब्बा कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम करता है। पर तुमने मुझे आंवले का नहीं बल्कि आम, पपीता और नींबू का मिक्स मुरब्बा खिलाया था, उसका फायदा बताओ। आम के मुरब्बे ने ही तो आपकी एसिडिटी को खत्म किया और नींबू के मुरब्बे से ब्लड प्रेशर की और डाइजेशन सिस्टम की प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाती है और पपीते के मुरब्बे की तो बात ही निराली है। तब भी तो मैं कहूँ क्या कि तुम कभी बीमार क्यों नहीं होती, तुम्हारी फुर्ती और हेल्थ का राज ये मुरब्बा है। यही समझ लीजिए, मेरे लिए तो मिठाई भी यही है और दवाई भी यही है। इस तरह मुरब्बे की शौकीन बहू अपने मुरब्बे से न सिर्फ अपनी सास बल्कि अपने पति की भी सभी परेशानियों को खत्म कर देती है, जिसके बाद उन्हें भी पूरी तरह से मुरब्बे का चस्का लग जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।